हमारे साथ है जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की वह प्रोफेशनल टीम जो कि सबसे ज़्यादा चौबीसों घंटे इस वक्त मेहनत में जुटी हुई है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक कर कर उनके घर भेजने का एक बड़ा जिम्मा संभाले हुए हैं। शुरुआत मैं डॉक्टर केशवानी जी से करता हूँ। सर, केशवानी जी, सबसे पहला सवाल है, कितनी बड़ी चुनौती थी ये जब ये पूरा केस आया था, क्योंकि नया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल, क्या बिल्कुल, है। बिल्कुल। उत्तर भारत का और पहला सबसे हाँ, केस था। मुझे अच्छी तरह याद है वो 2 मार्च का दिन था और पूरे 2 महीने अब हो गए। शाम के 4 बजे पहली बार डायग्नोस हुआ और विदिन 10 मिनट्स हम चारों तो थे ही, डॉक्टर रमन शर्मा साहब, डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर अजीत सिंह एंड भंडारी सर और बाकी सारी टीम। हम लोग 10 मिनट के अंदर इकट्ठे हुए। उसी टाइम हम लोगों ने सारा लिटरेचर स्कैन किया कि क्या करना है, क्योंकि पहला पेशेंट था जिसकी कोई एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं थी। और उस वक्त हमारा पुराना एक्सपीरियंस डॉक्टर रमन शर्मा साहब का, डॉक्टर बैनर्जी साहब का जी इतना अच्छा रहा है इन्फेक्शियस डिजीज़ में। हम लोगों ने बैठ के फाइंड आउट किया कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जो डायरेक्ट इसकी स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग तो नहीं है, लेकिन इसके होने वाले नुकसान को काफ़ी कम करती हैं। उसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन, और कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि रेट्रोवायरल ड्रग्स थी, लेकिन इस बीमारी में हमने पहली बार काम में ली। और हाँ, ये सर हमारा टीम एफर्ट शुरू से ही रहा है और अब की बार भी हम लोगों की टीम लगातार तब से आज तक, कोई एक दिन चाहे होली रही चाहे कोई त्यौहार रहा, किसी दिन छुट्टी नहीं हुई, सुबह से शाम तक हम सभी पांचों लोग एक साथ रहते हैं और खूब कोशिश करते हैं कि हर पेशेंट का ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज करके एक एक का इलाज ठीक से करें। डॉक्टर रमन शर्मा, क्या ये सब कुछ इतना आसान था जितना कहा जा रहा है, लोग सुन रहे हैं? क्योंकि फिर भी लोग अभी तक, कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपने भी देखा होगा शुरुआत में आपको ही प्रॉब्लम आई होगी, कई लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे आपके ट्रीटमेंट को। जी हाँ, बड़ा ये चैलेंजिंग था, पर एक्चुअली में हमारा साइंटिफिक बेस्ड ट्रीटमेंट था। ऐसा नहीं था कि हमने रैंडमली ये उठा के कहीं से भी ये दवाई, हिट एंड ट्रायल भी नहीं था, क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस देखा था कि सार्स का लिटरेचर और मर्स का लिटरेचर, उसमें ये क्लियर कट मेंशन था कि क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और ये रिट्रोवायरल ड्रग जो है ना, ये काफ़ी इफेक्टिव थी। तो हमने ट्राई किया कम्बिनेशन। तो शुरू में कम्बिनेशन कई जगह नहीं ट्राई किया गया था, पर हमने जब कम्बिनेशन ट्राई किया तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। और आज की तारीख में तो हमें अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटाबेस बन गया है। एट अ टाइम करीब 500 पेशेंट एवरेजली भर्ती रहे कुछ दिन के लिए, तो उनको हमने ट्रीटमेंट दिया, उनके रिजल्ट देखे। और आज की तारीख में हमारे पास बड़ी इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, सीटी स्कैन, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया। डॉक्टर बनर्जी, एक सवाल जो सब जानना चाहेंगे कि जब शुरू शुरू में ये पूरा केस मामला सामने आया था, उस वक्त जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, हमारे पास काफ़ी फैसिलिटी कम थी टेस्टिंग की भी। अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, करीब करीब 3,000 मामले तक राजस्थान में पॉजिटिव आने लगे हैं। लेकिन जो डेथ के केस हैं वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक वजह थी, उनमें पुरानी बीमारी या सपोर्ट नहीं करने वाला? देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। ये जब वुहान में ये शुरू हुआ 2019 में, तब हमने डिपार्टमेंट में एक सेमिनार करके और हमने सरकार को अवगत कराया, क्योंकि हम लोग, भारत और चाइना एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है, तो ये एक समय की बात है, कुछ दिनों बाद ये आने वाला है। ये हमने मतलब एंटीसिपेट किया था और उसको देखते हुए हम इन्हें सेमिनार करके हम सब तरफ से हम लोग बैटल रेडी हो गए थे। और उसके अनुसार जब सबसे पहला केस केरला में आया और उसके बाद हमारे पास 2 मार्च को जो पहला केस आया, तो हम उस टाइम हम लिटरेचर वाइज, नॉलेज वाइज हम काफ़ी अच्छी तरह हमने इस चीज़ को तैयार कर लिया था। अब रही बात आपके सवाल की कि अब ये डेथ क्यों हो रहे हैं। डेथ इसलिए हो रहे हैं कि अब ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ रहे हैं, ओल्ड पेशेंट्स विद सेकेंडरी कोमॉर्बिड सिचुएशन, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर के साथ है, कोई और, जैसे एक पेशेंट था वो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो अब स्टैटिस्टिक्स में तो उसको कोरोना का डेथ मानेंगे, पर एक्चुअली तो शायद वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, पेट के अंदर इंटेस्टाइन फट गया था। तो इमीडिएट कॉज तो ये था, पर साथ में इसके कोरोना हो गया, तो डेथ कॉज जो है सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से देखा जा रहा है। तो सर, कासरगोड केरल का एक मॉडल है, ऐसा कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सक्सेस वही रहा है, क्योंकि उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाना बहुत अच्छी तरह संभव हो पाया। आपके लिहाज से क्या लगता है कि किस तरह से ये पूरा आने वाले दिनों में टैकल होना चाहिए? क्योंकि देखिए, सरकार अपनी ओर से पब्लिक को अब छूट दे रही है, लॉकडाउन जिसको कहते हैं कि राहत बहुत लंबा हो गया, थोड़ी थोड़ी राहत के साथ आप सुरक्षित रहिए। जैसा कि ऑलरेडी पूरी टीम का एक ये वर्जन था कि डिजीज़ थोड़ा कॉन्टीजियस थी। डिजीज़ के अंदर जो डेथ्स हो रही हैं वो कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस की वजह से हो रही है। ये सारी की सारी पूरी डिजीज़ का जब हमें पैथोफिजियोलॉजी पता होती है तो हम उसका एक मास्टर चार्ट बनाते हैं, उसका मास्टर प्लान बनाते हैं
ऑलरेडी मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए पब्लिक को ये कम्युनिकेट किया गया है कि इस डिजीज़ से प्रोटेक्शन लेने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजेशन पे ध्यान देना है। इस चीज़ को केरल के मॉडल ने भी अडॉप्ट किया और इसी चीज़ को पूरे नेशनल लेवल पर पीएम ने भी काफ़ी इस चीज़ को एड्रेस किया। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसको काफ़ी एड्रेस करके हमने इसके फिगर्स को काफ़ी हद तक लॉकडाउन के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ केसेस डेफिनेटली आज भी जैसे कल का फिगर लें तो भी 35-36 का फिगर जयपुर का खुद का रहा है। ऐसे ही करीब 50 के आसपास जोधपुर में भी आए हैं। तो अभी भी कुछ हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर कि हमें डायग्नोस्टिक फैसिलिटी के जरिए केसों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक फेज़ में अभी भी कैरियर का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर एसएमएस की बात है, पूरा डेडिकेटेड हमने एक ब्लॉक को डायग्नोस्टिक और आईपीडी सस्पेक्ट के लिए अलग कर रखा है। ऐसे ही पॉजिटिव केसेस की अलग व्यवस्था कर रखी है और पूरी टीम और पूरे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन की कहूँगा, पूरा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट और पूरा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, दे आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेशन, सो रिजल्ट्स आर मच मोर बेटर इन आवर स्टेट। ये तो थी कुछ टेक्निकल बातें जो कि आपकी मेहनत शुरू से थी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल जानना चाहता हूँ सर, जब इतने तरह सारे केस आ रहे हैं, सभी लोग डर रहे हैं, घर पे बैठ रहे हैं, आप भी जब इलाज करके घर जाते थे तो घर वाले भी परेशान होते थे, आप भी टेंशन होते थे, किस तरह से पूरा पिछला 40 दिन आपका रहा, क्या आप बताएंगे? 40 नहीं, पूरे 60 दिन हम चारों को और भंडारी साहब को हो गया। और मेरे को तो इतनी इससे ज़्यादा थ्रिल ज़िंदगी में कभी आई नहीं। मैं तो हमारे रेजिडेंट्स को भी बोलता हूँ कि ऐसा मौका, ये चीज़ देखने को हम लोगों को ज़िंदगी में दिखी नहीं और शायद अगले कई साल तक नहीं आने वाली है। तो इस चीज़ का हम लोग तो एज ए चैलेंज समझ के हम सब लोग, इन स्पाइट ऑफ एज, इन स्पाइट ऑफ सो मैनी अदर प्रॉब्लम्स, हम लोग इसको चैलेंज समझ करके हर वार्ड में जाते हैं, हर पेशेंट को देखते हैं। हमें अच्छा लग रहा है, हमें डर कोई अंदर से कोई है नहीं सर। डॉक्टर सर, आपसे यही सवाल, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में हम सब इसको बीमारी का अगर देखा जाए तो 81% तो ठीक हो जाते हैं, या जिसमें माइल्ड निमोनिया होता है। तो हमें क्योंकि उसकी बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान है, तो इसलिए हम ये सोच के जाते हैं कि शायद हमें अगर कोई इन्फेक्शन हुआ भी तो वो माइल्ड होगा और ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ हम ले ही रहे हैं। तो इसलिए यही कहना चाहेंगे कि अपने को थोड़ा कंट्रोल करना है इन्फेक्शन को, और डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सिर्फ 5% लोग हैं जिनको कि आईसीयू वगैरह की ज़रूरत होती है, उसमें से भी ठीक हो जाते हैं 50%। डॉक्टर सर, डॉक्टर को तो भगवान कहा जाता है धरती का, कभी कभी डर लगा कहाँ फंस गए इस चीज़ के विषय में? आप देखिए, वो कहावत है ना, डर के आगे जीत है। वी आर डॉक्टर्स। वैसे तो हम लोग करीब सब 60 को पार कर चुके हैं, पर इससे डरने से तो काम नहीं चलेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है उसको तो हमें पूरा करना है। दूसरा बात क्या है कि हमारा सपोर्टिव जो है, हम लोगों के सबके जो बेटर हाफ हैं वो भी डॉक्टर हैं, वो भी हमारे से कंधा मिला के लड़ रही हैं, और उनका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो हमें घर जाने के बाद वो हमें उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। रही बात बच्चे हमारे बड़े हो गए, वो लोग सब अपने अपने परिवार में अलग रहते हैं, तो उनका या हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर कोई ऐसी डर की बात आती नहीं है। और घर के अंदर जाने के बाद वो हमें जो बेसिक जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो सब मुहैया करती हैं, क्योंकि शी बीइंग ए डॉक्टर वो भी इसी कोरोना की लड़ाई में साथ में है। डॉक्टर साहब, एक यही सवाल आपसे। डेफिनेटली परिवार के हर सदस्य के मन में बीमारी को लेकर थोड़ी सी एक आशंका बनी रहती है, और उसके लिए जो मेजर प्रिकॉशंस हैं वो हम सभी ले रहे हैं। उसी प्रिकॉशंस के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स का भी कॉन्फिडेंस हम जीतने की कोशिश करते हैं कि भाई इस बीमारी के अंदर, क्योंकि जैसा कि रमन सर ने भी कहा कि 85% माइल्ड इन्फेक्शन होता है जो कि स्पॉन्टेनियसली रिकवर भी हो जाता है, और उसके लिए जो प्रोफाइलैक्टिक ऑलरेडी एज पर गाइडलाइन है वो हम सब ले रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अपन अपनी एसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ में मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं, और सोसाइटी के लिए जो हम सर्व कर सकते हैं वो हम इस कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। एक छोटा सा एकदम हल्का सवाल सर, कब तक ये ठीक हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना ये संक्रमण कब तक खत्म हो जाएगा, इस तरह का कोई आपके पास आइडिया? क्योंकि हमने देखा था 70 डेज चाइना में अगर लगा था, पूरी तरह लॉकडाउन के बाद लगभग कंट्रोल में आया था। सर, इस तरीके का पूरा कंट्रोल आने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वाइड स्प्रेड है और इंडिया में लगभग हर शहर में कुछ न कुछ, आधे से ज़्यादा शहरों में कुछ न कुछ पेशेंट्स हैं, और पूरी तरह से फॉलो शायद पब्लिक कम कर पा रही है। और जिस तरीके से कि हमारा सर्च और ट्रीटमेंट चल रहा है, तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है, लेकिन अभी भी थोड़े पेशेंट्स हद रोज आ रहे हैं, और लॉकडाउन में थोड़ा ढील भी मिलना ज़रूरी थी। लेकिन ये जो लगता है कि जून तक जा कर के इस पेशेंट्स काफ़ी कम हो जाएंगे, पर ख़त्म होना तभी संभव होगा जब या तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए या इसकी वैक्सीन हो जाए।
तो वैक्सीन बनने में कई तरीके की कंपनीज़ हैं जो कई तरह के वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं। करीब 80 प्रोडक्ट्स इस वक्त बनाने की तैयारी में हैं। 6 कंपनियां इंडिया की भी तैयारी कर रही हैं इसकी। लेकिन जब वैक्सीन अवेलेबल हो उसमें अभी कम से कम मान के चलो 8-9 महीने लगने चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या आप भी यही मानते हैं, क्योंकि अब तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और एक इसके लिए ये कहा जा रहा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका प्रभाव भी कम होगा, क्या इससे कोई लिंक है? इससे मैं समझता हूँ कि ज़रूर एक लिंक है, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर स्टडी हुई है। ये तो नया वायरस है, पर पुराने जो सार्स और मर्स की जो स्टडी हुई है उसमें ये देखा गया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो सर्दियों के महीने में रहता है। ठीक है, तो सर्दियां तो अभी चली गई और इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो गर्मियों के साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ ये स्टडी चल रही है कि इस पे वायरस का क्या इफ़ेक्ट होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसको कंट्रोल करने के लिए आगे ना बढ़े तो जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार दिशा निर्देश देती है उनकी पूर्ण पालना होनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वो अगर अपन करेंगे तो अपन जीतेंगे। जरूर जीतेंगे सर, क्योंकि आप लोगों की मेहनत है। डॉक्टर सर, क्या ये फिर से आने की संभावना, जो पॉजिटिव मरीज ठीक होके चले जाते हैं उनमें फिर से आने की यहाँ पर इस तरह का? अगर हम 100 साल पीछे जाएं तो स्पेनिश फ्लू 2 साल तक चला था और वो पहला जो पीक आया था उसके बाद जब इनको वो कर दिया था, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया, तो लोगों ने सड़कों पे आके एक दूसरे के गले मिले और सब सोशल गैदरिंग किया। वो मतलब दे रिजॉयस्ड एंड एंजॉयड दिस पार्ट की लॉकडाउन टाइप जो था। उसके बाद जो एक सेकंड सर्ज आया जो वो पहले वाले से ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक था, डेथ बहुत ज़्यादा हुए थे और ये 2 साल तक चला था। आज की तारीख में विद नॉलेज एंड साइंस डेवलपिंग मच मोर, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और हमारी जो वेज ऑफ लाइफ शायद चेंज हो जाएगी आने वाले कई पीढ़ियों तक ही। ये जो सोशल गैदरिंग, ये शादियों में बिना बात के 1000 आदमियों की शादी में इकट्ठा करना, ये सब बंद हो जाएंगी। हाथ धोने का प्रकरण, हम लोग बहुत जने मतलब वी इंडियंस हैव ए पुअर सैनिटरी हैबिट। हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशली डिस्टेंस रखना, ज़बरदस्ती गले मिलना, है ना, जैसे हम अपना प्यार का इजहार करते हैं गले मिल के, है ना, दोस्तों के बीच, अरे यार ऐसे करके, अब दूर से ही होगा। ये एक वेज ऑफ लाइफ सोशल चेंज आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो गर्मी तक ये चला जाएगा। थोड़ा बहुत सोसाइटी में थोड़ा बहुत ये जैसे स्वाइन फ्लू अब थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है, तो और जब तक शायद हमारे वैक्सीन और स्पेसिफिक ड्रग तैयार हो जाएगा तो हम सोचते हैं हम इस बीमारी से फाइट कर लेंगे। डॉक्टर साहब, हम हिंदुस्तानियों की एक आदत है, बहुत खुश मिजाज होते हैं। जैसे डॉक्टर बनर्जी साहब ये बता रहे थे कि सोशल गैदरिंग, भीड़, खाना पीना, क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों को लिए ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा? कोई स्पेसिफिक चीज़ जो अगले 2-3 महीने तक नहीं करनी चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए, जो आप बताना चाहें? डेफिनेटली जिस ढंग से हम हर साल देख रहे हैं कि कोई ना कोई नए वायरल डिजीज़ से हमें इस कम्युनिटी के सामने एक नए वायरस को फेस करना पड़ रहा है। ऐसा ही अब आने वाले टाइम में हो सकता है कई तरह के नए वायरस डिजीज़ और प्रिडिक्ट की जा रही है। उसको देखते हुए जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, और मैं तो कहता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो गाइडलाइन है, जैसा कि रमन सर ने भी कहा कि हमें जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो गाइडलाइंस एक साइंटिफिकली बेस्ड प्रूव्ड गाइडलाइंस होती हैं। उनको किसी ने ऐसे हवा में नहीं बनाया। तो उन गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कम्युनिटी के अंदर डिजीज़ इंसिडेंस और प्रिवलेंस दोनों को हम कम कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, हाइजीन मेंटेन करिए, मास्क, तो जो मैक्सिमम गैदरिंग वाले फंक्शंस हैं जिसमें चाहे आम सभाएं कह लीजिए, शादियाँ कह लीजिए, उनका ट्रेंड भी हमें कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेशनल डॉक्टरों की टीम, वो टीम जो पिछले 2 महीने से लगातार 24 घंटे अपने घर परिवार से दूर रहकर भी यहाँ पर इस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में जुटी हुई है। अपनी इन्होंने बात बताई है, यह भी बताया कि किस तरह से आने वाले दिनों में इससे बचा जाना संभव होगा, किस तरह से दवाइयों की खोज हो रही है और किस तरह से इससे लेकर पूरी कवायद हो रही है। ऐसे में अब ज़रूरत है लोग डॉक्टरों का सहयोग करें, क्योंकि ये जान बचाने के लिए हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाकर। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।